हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। जैसा कि भाई आप सभी लगातार पिछले कई दिनों से देख रहे हो कि आपके यहाँ पे इस चैनल के ऊपर मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उन्हीं क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज का जो अपना टॉपिक है वो है डिटरमिनेंट का +2 क्लास का। +2 क्लास के अंदर 4th चैप्टर है भाई आपका डिटरमिनेंट का। इससे पहले जो अब तक हमारी क्लास उसमें हमने मैट्रिक्स को डिस्कस किया था। अबे मैट्रिक्स क्या कुछ होती है उसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। आज मैट्रिक्स से रिलेटेड ही एक नया चैप्टर है, वो है डिटरमिनेंट। तो भाई आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट। एक बेटा आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर भाई वीडियो को पूरा देखा करो, ये नहीं कि 2 मिनट की चला के 5 मिनट की चला करके वीडियो को बंद कर दिया छोड़ दिया, नहीं बेटा लास्ट तक वीडियो देखा करो और लास्ट तक आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसके अंदर डालेंगे, अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे जो आज तक आपने बहुत कम देखे होंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरी देखा करें और सभी वीडियोस के ऊपर अगर वो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप लाइक करें, कमेंट करें और भाई चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो भाई आज का जो अपना टॉपिक है वो है डिटरमिनेंट का। तो सबसे पहले बात डिटरमिनेंट, अभी डिटरमिनेंट होता क्या है। तो भाई डिटरमिनेंट जो है वो एक डिटरमिनेंट इज एन एक्सप्रेशन और ए नंबर। अगर डिटरमिनेंट जो है वो अपने आप में क्या एक एक्सप्रेशन है या फिर एक नंबर है एसोसिएटेड। वो नंबर जो आपका, वो नंबर आपका रियल भी हो सकता है और भाई वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। वो कोई भी जो मैट्रिक्स जो होगी आपकी उस मैट्रिक्स पे डिपेंड, उसकी एंट्री पे डिपेंड करेगा। अगर भाई डिटरमिनेंट इज एन एक्सप्रेशन और ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मींस किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट एक नंबर है, एक एक्सप्रेशन है, उस नंबर को या उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे भाई, डिटरमिनेंट कहेंगे। और किसी भी डिटरमिनेंट को हम डिनोट करते हैं भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए या फिर इस टाइप से, इफ ए इज इक्वल टू ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपके पास ए जो है ए आई जे कोई भी एक मैट्रिक्स की नोटेशन है, अगर ये आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स का जब हम डिटरमिनेंट फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए डीईटी मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये मॉडुलस टाइप में डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो भाई सीधी सी बात है, अगर हम एक बात और कहें, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म बोलें, मींस अगर हम उसकी एक्सपेंशन वैल्यू बताएं तो वो क्या है आपके पास एक डिटरमिनेंट। मींस ये भी कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट एक किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के एक्सपेंशन वैल्यू, मींस अगर हम उस मैट्रिक्स को एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंशन देंगे तो वो क्या बन जाएगा आपके पास एक डिटरमिनेंट बन जाएगा। भाई क्या बन जाएगा आपके पास एक डिटरमिनेंट बन जाएगा। एक भाई सबसे नेसेसरी जो कंडीशन है किसी भी मैट्रिक्स का, जो इंपॉर्टेंट जो बात आपकी एक नोट है आपके लिए, अगर भाई द मैट्रिक्स विच इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, विच इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स डज नॉट possess a determinant। डिटरमिनेंट मींस सीधी सी बात क्या है, द मैट्रिक्स व्हिच इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स डज नॉट पोसेस ए डिटरमिनेंट। मींस सीधी सी बात ये है कि भाई किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो उस मैट्रिक्स का नेसेसरी, उस मैट्रिक्स के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि वो मैट्रिक्स आपकी क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी हम उसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम उसका डिटरमिनेंट नहीं निकाल पाएंगे। तो भाई जैसे कि आपके पास मान लिया जाए एक मैट्रिक्स ए है, कोई भी इस मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स n बाई n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लिया a1n, a12 है, a13 है, अब तो यहाँ पे a1n आ गया। इस तरह से नीचे जब चलेंगे तो यहाँ से an1 आएगा, an2 आएगा, चलता जाएगा इधर से नीचे से ये आ जाएगा ann। तो ये भाई आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है n। अगर हम इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में अगर लिखेंगे मैट्रिक्स को तो इसकी डिटरमिनेंट फॉर्म क्या आ जाएगी, इसको हम क्या लिख देंगे भाई, या तो लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, या तो लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, या फिर लिखेंगे इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या लिखते हैं इसको, a11 a12 इस तरह चलता जाएगा a1n, इधर नीचे आएंगे तो an1 आएगा, इधर an2 आएगा, चलता जाएगा, लास्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास
ए एन आ जाएगा। ये क्या होगा, इसका डेटरमिनेंट वैल्यू आ गई। नेक्स्ट भाई आपके लिए है कि भाई हमने डेटरमिनेंट के बारे में पढ़ लिया कि भाई डेटरमिनेंट क्या कुछ है। अब हम डेटरमिनेंट निकालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की हो सकती है। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स है वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, वो 1 ऑर्डर की हो सकती है। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 है उसका डेटरमिनेंट निकालना सीखेंगे भाई। तो मान लिया कि ए कोई भी एक मैट्रिक्स है, ए आई जे नोटेशन उसकी है, और इसका ऑर्डर कितना भाई 1/1 मीन्स 1×1। तब कहता है कि भाई और इफ ए आई जे की जो वैल्यू है ना वो किसके बराबर हो, अगर ए के बराबर हो, अगर क्या हो, ए के बराबर हो, ए जिसके अंदर आपका कोई भी क्या एक रियल नंबर है, ए के आपका कोई भी एक रियल नंबर। तब कहता है कि अगर आप इस मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट निकालोगे तो डेटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा भाई आपके पास, मींस ए आई जे का डेटरमिनेंट, ए आई जे का डेटरमिनेंट, और ए आई जे क्या भाई आपके पास डेटरमिनेंट ऑफ ए। भाई यहाँ पे डेटरमिनेंट है, ये मॉडुलस का भी सिंबल होता है भाई। तो ये मत सोचना कि ये मॉडुलस है, मॉडुलस नहीं, वो मॉडुलस की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है, मॉडुलस फंक्शन वो अलग चीज है, ये डेटरमिनेंट है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, ए। अब ए जो है यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं कि ए आपका पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव होगा या ए 0 होगा, कोई कंडीशन नहीं है। जैसी इसकी एंट्री होंगी वैसे इसकी वैल्यू आ जाएगी। हमें तो जो भी एंट्री है ना वो एज इट इज छोड़नी है। इसमें ए जो आपका वो एक पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है एक नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। ए आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव। कभी सोचो कि सर ये तो नेगेटिव आएगा, तो ये तो मॉडुलस भी है भाई, ये मॉडुलस नहीं है, डेटरमिनेंट है। तो डेटरमिनेंट के केस में जैसी वैल्यू है वैसे की वैसे आएगी, भले वो प्लस हो या माइनस, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डेटरमिनेंट ऑफ ए इसका क्या आ जाएगा आपके पास, जो वैल्यू होगी, जो एंट्री होगी, वही उसका क्या बन जाएगा डेटरमिनेंट, और उसकी वैल्यू पॉजिटिव, 0 या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो भाई अब की बार है डेटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैन ऑर्डर 1। अब क्या करेंगे, ऑर्डर 2 का क्या करेंगे, ऑर्डर 2। हमें डेटरमिनेंट निकालना भाई जिसका ऑर्डर कितना हो 2। तो डेटरमिनेंट 2 का ऑर्डर निकालना बहुत सिंपल सा काम है। अब भैया ये आपके पास एक कोई भी डेटरमिनेंट है भाई जिसके अंदर हमने एंट्री मान ली 1 2 0 और 5, ठीक है। जब 2/2 ऑर्डर का जब डेटरमिनेंट हो तो बहुत ही सिंपल सा काम करना, आपको 4 एंट्री दिखाई दे रही है। आपने मैट्रिक्स के अंदर पढ़ा था एक प्रिंसिपल डायगोनल, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है ना उनकी पहले एलिमेंट की जो है उनकी पहले क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जब प्रिंसिपल डायगोनल के जो भी एलिमेंट है 5 1 और 5 5 और 1 के मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया 5। बीच में अपनी मर्जी से हमें माइनस लगाना है, अपनी मर्जी से जब माइनस लगाओगे तो उस दौरान उसके बाद जो राइट साइड में जो बैकवर्ड डायगोनल आपको बताया गया था उस बैकवर्ड डायगोनल के एलिमेंट्स की क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई। तो 2 की 0 के साथ वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ये ध्यान रखना भाई, ये जो माइनस है ना ये हम आपको इस साइड से लगा रहे फॉर्मूले के नाम का, और यहाँ से ये 0 हो या ये वैल्यू 0 आ गई, बट कोई जरूरी नहीं, ये वैल्यू कुछ भी आ सकती है। ये कोई वैल्यू 0 भी हो सकती है, नॉन 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंग ये माइनस अरेंज हो जाएगा। हर बार ये जरूरी नहीं कि हमेशा माइनस रहेगा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू क्या आती है। यहाँ अगर ये वैल्यू प्लस आ गई तो माइनस रह जाएगा, ये वैल्यू माइनस आ गई तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इतने आप लोग समझदार हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर दोगे। एक एग्जांपल और लेते हैं भाई, ये आपके पास 1 ओमेगा 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 स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो फिर वही काम, अगर पहले आपसे लेफ्ट साइड, इसमें जो ओमेगा जो है वो भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है भाई, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट होता है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो यहाँ से जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे 1 की ओमेगा स्क्वायर के साथ तो क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, बीच में माइनस ओमेगा के ओमेगा के साथ क्या वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू क्या दे देगा भाई आपकी 0 दे देगा। अगला जो टॉपिक भाई डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मींस आपके पास हमने फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ लिया, सेकंड ऑर्डर का पढ़ लिया, अब आपके पास क्या है थर्ड ऑर्डर का। जब थर्ड ऑर्डर का जब डिटरमिनेंट जब पढ़ेंगे तो भाई थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, जैसे कि मान लिया जाए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपके पास एक डिटरमिनेंट है, ये आपके पास क्या एक डिटरमिनेंट है, इसकी हमें वैल्यू निकालेंगे। थी तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम क्या निकाल रहे हैं डिटरमिनेंट। तो भाई जब इसका डिटरमिनेंट जब निकालेंगे तो आपको एक बात ध्यान करनी है कि यहाँ पे आपके पास देखो 1 ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं थी, 2 ऑर्डर का भी सिंपल सा काम था, एक डायगोनल की दूसरे डायगोनल के साथ आराम से मल्टीप्लाई होगी थी, पहले डायगोनल फिर माइनस सेकंड डायगोनल। अब जो है थोड़ा सा काम आपका बढ़ेगा और वो आपको थोड़ा सा ध्यान देके काम करना है, और क्या है वो काम, ध्यान से सुनो।
अब भाई आपके पास यहाँ पे कुल मिलाकर के 3 तो रो हैं और 3 ही क्या है आपके पास कॉलम, तो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो बेटा यहां से आपके पास 3 रो 3 कॉलम है, किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को पकड़ लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। एक रो या एक कॉलम को पकड़ करके उसको एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करने का तरीका सभी रो या सभी कॉलम से सेम रहेगा। अगर एक भी रो का आपको एक्सपेंड करना आ गया तो आप किसी भी रो का कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो हम एक रो को लेकर चलेंगे, एक कॉलम को लेकर चलेंगे, उसको ध्यान से समझना, उसके बाद आप किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से एक्सपेंड कर देना। जो बातें बताई जाती हैं उन बातों को ध्यान में रखना। आइए तो अब हम करते हैं स्टार्ट। क्या बेटा आपके पास मान लिया जाए हम इसको पहली रो से करते हैं भाई, इसको लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। अगर हमने इसको R1 के अलोंग अगर एक्सपेंड किया तब इसकी वैल्यू क्या आती है। तो बेटा देखो R1 के अंदर ये आपके पास 3 एलिमेंट है, ये आपके पास क्या है 3 एलिमेंट। हर मैट्रिक्स के अंदर जो 3x3 ऑर्डर की होगी उसमें हर रो या हर कॉलम में 3 एलिमेंट होंगे। हर रो या हर कॉलम में अगर 3 एलिमेंट होंगे तो आप किसी को भी उठा लेना, 3 एलिमेंट मिलेंगे सभी में। जब जो 3 एलिमेंट जो मिलेंगे ना उसमें हमें क्या करना है, जो भी एलिमेंट हो ना उस एलिमेंट को लिख लेना भाई, जो भी एलिमेंट हो उसको लिख लेना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अब उस एलिमेंट की पोजीशन जरूर चेक करना, उस एलिमेंट की पोजीशन जरूर चेक करना। पोजीशन जब चेक करोगे तो पोजीशन से आपको ये पता चलेगा कि पोजीशन आपकी ओड है या फिर इवन है। ओड इवन का क्या चक्कर है कि भाई अगर वैल्यू मान लिया जाए आपकी पोजीशन ओड है तो आपको वहां पे अपनी साइड से फॉर्मूले के हिसाब से माइनस लगाना है, अपनी साइड से। अंदर से फिर प्लस माइनस होके क्या होता है वो बात की बात है, बट स्टार्टिंग में हमें क्या लगाना है माइनस। ओड पोजीशन पे, इवन पोजीशन पे कोई दिक्कत नहीं, एज यूजुअल चलती रहेगी। अब बात ये कि ओड पोजीशन कैसे पता करें, इवन कैसे पता करें। तो बेटा देखो कोई भी जब मैट्रिक्स होती है 3x3 ऑर्डर की तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स होगी। ये कोई भी जब एक मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स में आपने ये एलिमेंट देखे हैं इस टाइप से। जब इस टाइप से अगर ये एलिमेंट देखे हैं तो इनके देखो हर एलिमेंट की पोजीशन के नीचे एक सफिक्स लगा हुआ है इस टाइप से, क्योंकि मैट्रिक्स की जो नोटेशन थी वो ए आई जे की तो नोटेशन थी। यहाँ पे आई और जे की वैल्यू चेंज होती रहती है बार बार। जब आई और जे की वैल्यू जो बार बार चेंज होती रहती है तब हमने आपको ये बताया कि भाई आई और जे की जो ये वैल्यू है इनको सफिक्स बोलते हैं हम। इन सफिक्स का सम करके देख लो, इन सफिक्स का क्या करके देख लो, सम करके देख लो। अगर सम जो है वो एक ओड वैल्यू आए तो पोजीशन भी क्या है ओड, अगर सम एक इवन वैल्यू आए तो वो पोजीशन भी क्या है इवन पोजीशन। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें A11 में ये सफिक्स है 1 और 1, तो 1 + 1 को ऐड किया कितना आया 2। 2 एक इवन नंबर है, 2 क्या है एक इवन नंबर, तो ये पोजीशन भी क्या है ये एक इवन पोजीशन है, इवन पोजीशन है। ठीक है, उसी तरह मान लिया जाए एक वैल्यू ये आ गया आपके पास 2 3, A23। जब 2 और 3 को जब ऐड करोगे तो 2 + 3 कितना आ गया भाई 5, और 5 अपने आप में क्या एक ओड वैल्यू है, क्या ये एक ओड वैल्यू है। तो ओड वैल्यू अगर है तो ओड वैल्यू तो ये पोजीशन क्या हो जाएगी आपकी ओड पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत। तो बेटा आप किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से एक्सपेंड करो उससे आपकी कोई दिक्कत नहीं है, बट जिससे भी करो ना तो उस हर रो के अंदर हर कॉलम के अंदर पोजीशन जरूर डिसाइड करना कि वो पोजीशन ओड है या फिर पोजीशन इवन है। अगर इवन पोजीशन है तो हम प्लस लेके चलेंगे, और अगर ओड पोजीशन है तो हम क्या लेके चलेंगे उस पोजीशन एलिमेंट, जो उस पोजीशन पे कोई ना कोई एलिमेंट होगा उस एलिमेंट का साइन जो है वो बदल देंगे अगर पोजीशन ओड होगी तो देखो आप समझो यहां से ये पहली पोजीशन है A11 की पोजीशन, और A11 की पोजीशन आपकी हमने यहां बताया था क्या है आपकी इवन। तो यहाँ पे हमने जो एलिमेंट था वो एज इट इज लिख दिया, उसका साइन नहीं बदला। तो ये 1 किया, 1 के लिए आपने ब्रैकेट स्टार्ट किया, इस 1 के सामने बेटा ये रो है आपकी और ये आपका कॉलम आ गया। इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो। इस रो या कॉलम को जब छोड़ोगे तो आपके पास 2/2 का डिटरमिनेंट बचेगा, और जो 2/2 का डिटरमिनेंट बचेगा ना उस डिटरमिनेंट को आपको एक्सपेंड करना है, और वो आपको अच्छी तरीके से आता है। अगर पहले लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करनी है और फिर बाद में राइट साइड से, तो 5 के 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 45, बीच में माइनस अपनी साइड से 6 की 8 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई माइनस के 48। बात समझ में आई। जो भी एलिमेंट है उसके सामने रो छोड़ दो, उसके सामने कॉलम छोड़ दो, और जो वैल्यू छोड़ोगे तो उसके बाद ये 4 एलिमेंट बचेंगे, मींस एक 2/2 का डिटरमिनेंट बचेगा। 2/2 का डिटरमिनेंट जब बचेगा तो बेटा एक चीज और भी बता देते हैं आपको, अगर आपको चलो इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आई हो तो
थोड़ा सा तरीका और हम यूज कर लेते हैं। क्या, अगर भाई ये वैल्यू 1 है ना, इस 1 को लिखो और इस 1 के लिए सामने रो है, इस कॉलम को दबा दो, हटा दिया। हटाने के बाद ये 4 एलिमेंट बचे, मींस एक 2/2 का डिटरमिनेंट बचेगा 5, 6, 8 और 9। अब तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये चीज। अब भाई जो भी एलिमेंट उसको छोड़ दे, उसको छोड़ दिया। अगर आपको समझ में आ जाए तो ये वैल्यू से बाद में छोड़ देगा, सीधे डायरेक्ट कर देगा। तो ये वैल्यू आपके पास आई, इसको सोल्व कर दिया। अब सेकंड नंबर इस पे माइनस ये 2 है, तो इस 2 को जब हम देखेंगे तो ये A12 की पोजीशन है। किसकी पोजीशन है? ये A12 की। और A12 को जब आप ऐड करोगे तो 1 + 2 वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 3। और 3 आपके पास क्या है? एक ओड वैल्यू। और अगर वैल्यू ओड है तो पोजीशन भी क्या होगी? ओड। अब ओड पोजीशन है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? 2। यहाँ पे तो +2 था ना, लेकिन हमने क्या लगा दिया? -2। अब -2 लगाया तो फिर इसके साथ क्या आएगा? 2/2 का डिटरमिनेंट। 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे आएगा वो देखो। अब की बार क्या होगा भाई? रो तो यही दब जाएगी और कॉलम अब की बार ये दब जाएगा। कॉलम ये दबेगा तो ये वैल्यू आ गई 4, ये 6, ये 7 और ये 9, ये वैल्यू बच गई। मींस वही हर बार जब एक रो एक कॉलम को छोड़ दोगे तो हर बार 4 एलिमेंट बचेंगे, मींस एक 2/2 का डिटरमिनेंट बचेगा। उसको सोल्व करना आपको बहुत अच्छे से आता है। उसके बाद लास्ट एलिमेंट आपके पास क्या है बेटा? 3 के लिए फिर वही काम, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो और कॉलम को छोड़ा तो ये वैल्यू बची आपके पास। ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 7 और ये आ गया 8, ये वैल्यू आ गई। बेटा बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई हो तो चलेगा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी पोजीशन से आप एक्सपेंड कर रहे हो उस पोजीशन के सामने एक रो छोड़ दो, उसके सामने का कॉलम छोड़ दो। पोजीशन ओड है या इवन है वो चीज चेक करो हर रो या कॉलम से जिससे भी आप एक्सपेंड कर रहे हो। तो वहां पे जो भी वैल्यू है उसका साइन जो है वो बदल दो अगर पोजीशन ओड है तो, और अगर पोजीशन इवन है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको एज यूजुअल उठा लो। जैसे हमने 3 और 1 को उठाया था एज इट इज, लेकिन 2 के लिए हमने क्या लगा दिया? माइनस। अब देखो भाई ये 1 ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमें पता है इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं हम। इसके साथ मल्टीप्लाई 5 9 45 माइनस इसकी करेंगे तो 48 -2, इसको किया तो 36 माइनस के 42, इसको किया तो +3, ये आ गया 32 माइनस के 35। अगर बेटा ये बात आपको समझ आ जाए ना तो इस स्टेप को आप यहाँ से कट भी कर सकते हो। जो ये स्टेप हमने किया है इस स्टेप को आप कट भी कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताया है। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। करो भाई, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। इसको सोल्व करोगे तो देखो ये कितना आएगा? 36 - 42, -6 बचेगा, बाहर -2 है तो कितना आ जाएगा? +2। यहाँ से जब वैल्यू देखोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? -3 आएगी। -3 प्लस बाहर 3 है, प्लस का 3 और माइनस का 3 कितना आएगा? -9। तो -3 -9 -12 और +12 सारी वैल्यू कैंसिल हो गई, वैल्यू क्या दे देगी? 0। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए भाई अगला जो टॉपिक आपका वो है सार्स डायग्राम। देखो 3/3 ऑर्डर डिटरमिनेंट जो था वो हमने सोल्व कर लिया। अब 3/3 ऑर्डर को सोल्व करने का एक और तरीका आपके पास सार्स डायग्राम। वैसे पेपर में ये बहुत कम आता है लेकिन भाई कई बार पूछ लेता है, तो हम एक चीज के लिए क्यों छोड़ इसको भी कर लेते हैं। सार्स डायग्राम बहुत ही सिंपल सा काम है। करना क्या बेटा, कि जो आपके पास 3 रो 3 कॉलम है ना, उन 3 कॉलम्स को एज इट इज लिखते जाओ। कैसे लिखोगे? A H G H B F G F और C लिख दिया। उसके बाद पहले 2 कॉलम को दोबारा रिपीट कर दो बेटा। पहले 2 कॉलम को जब रिपीट करोगे A H और G, A H और G, ये वैल्यू आपके पास आई। एक आपके पास H B और F। ठीक है, पहले 2 कॉलम को हमने रिपीट करके लिख दिया। अब पहले 2 कॉलम को जब रिपीट करके लिख दिया तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहला जो कॉर्नर का एलिमेंट है उसको पकड़ना है और उसके साथ कॉर्नर में जाना है आपको। मींस सीधा नहीं जाना, ना सीधा ना नीचे, बिल्कुल कॉर्नर में जाना तिरछा। कैसे? देखो इसके साथ इसके साथ होगा काम। उसके बाद सेकंड को स्टार्ट करो, वही काम, यहाँ से यहाँ पहुंच गए, कोई दिक्कत? उसके बाद यहाँ से यहाँ पहुंच गए। बात समझ में आई? जब बेटा लेफ्ट साइड से जब मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो जो हमने एरो जो लगाए हैं इनके आपस में आपको क्या करवानी है? मल्टीप्लाई। और जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो इनके बीच में हमेशा साइन किसका लगेगा? प्लस का लगेगा। अपनी साइड से हमें प्लस लगाना है, साइड से। अंदर से कैलकुलेशन होगी क्या आएगा वो अलग बात है, लेकिन हमें अपनी साइड से पहले प्लस लगाना है, बाकी फिर बाद में देखेंगे। तो भाई हमने क्या किया? सभी को प्लस कर लिया। उसके बाद जब इन नंबर्स को जब सोल्व कर दिया ना, उसके बाद आप राइट साइड से आ जाओ जैसे हमने लेफ्ट से किया था। अब राइट साइड से जब आएंगे तो ये इसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ और इसके साथ।
कोई दिक्कत, तीन तीन एलिमेंट बनेंगे बेटा। जब राइट इधर से आओगे, जब यहाँ पे क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, माइनस लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, माइनस लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं एक बार इनकी वैल्यू सोल्व करके देखो। तो देखो ए बी सी की वैल्यू यूज की तो ए बी सी, उसके बाद एच एफ जी प्लस में एच एफ जी, फिर प्लस में जी की एच के साथ एफ के साथ जी एच एफ। कोई दिक्कत, 1 2 3 लाइन तो आगे भाई पहले, ठीक है, प्लस की। अब इधर से आ जाओ, इधर से जब स्टार्ट करो तो यहाँ से माइनस स्टार्ट हुआ था, जी बी जी माइनस में बी जी स्क्वेयर, ए एफ एफ माइनस में ए एफ स्क्वेयर, एच एच सी माइनस में सी एच स्क्वेयर, ये वैल्यू आ गई। अब भाई देखो यहाँ पे एच एफ जी, ये एच एफ जी आगे पीछे है, बाकी सभी से सिंगल सिंगल है। इन दोनों को हटा करके हमने क्या कर दिया भाई, इसकी जगह पे सीधा क्या रख दिया, 2HFG। ये आपकी वैल्यू आ गई भाई, जो भी वैल्यू आनी थी आपकी सार्स डायग्राम से। देखो बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। मीन्स एक टाइप से प्रॉपर्टी टाइप का काम आपका, वो आपको याद करना है। क्या बात है बेटा, जब हमने मैट्रिसेस के बारे में जब पढ़ा था, तो जब हमने कहा था कि A इज इक्वल टू बी, मीन्स अगर कोई भी दो मैट्रिक्स आपकी इक्वल हैं, तो हमने वहां से क्या किया था कि उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट थे ना, वो बराबर थे। अब भाई Aij इज इक्वल टू Bij फॉर ऑल Ij। अब प्रत्येक i और j की वैल्यू के लिए अगर a और b दोनों इक्वल हैं, इफ a इज इक्वल टू b है, तो Aij इज इक्वल टू क्या होगा, Bij होगा। मीन्स प्रत्येक जो मैट्रिक्स उनके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो आपके क्या है, बराबर। लेकिन बेटा डिटरमिनेंट के केस में ऐसा नहीं है। अगर हम ये कहें, अगर भाई ये दो डिटरमिनेंट हैं, x2 3 4 इज इक्वल टू 5 7 3 y, अगर हम कहें कि दो डिटरमिनेंट बराबर हैं, तब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा जब x और y की जब वैल्यू निकालोगे, तो गलती से अगर आपने ये कर दिया ना कि x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 4, तो ये आपका क्या है बेटा, गलत है। डिटरमिनेंट के केस में हम इससे डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें डिटरमिनेंट के केस में इसको सोल्व करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिटरमिनेंट के केस में सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व कैसे करेंगे भाई, इसको एक्सपेंड कर लो, इसको एक्सपेंड कर लो। अब इसको एक्सपेंड करने के बाद मान लीजिए इसकी वैल्यू सी आई और इसकी वैल्यू क्या है, डी, तो वैल्यू बराबर होती है, ना कि ये दोनों वैल्यू बराबर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपकी यही बात। और भाई ये इसके केस में आप कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर नहीं कर सकते, उसकी वैल्यूज को बराबर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। दूसरा, मैट्रिक्स के केस में जब आपने काम किया था, तब आपने कहा था कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स, उसमें हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो हमने कहा था कि 2a की वैल्यू बताओ। तो हम क्या करते थे, अगर मैट्रिक्स के अंदर मान लिया जाए 1 2 3 ये 4 एलिमेंट थे, तो इसके अंदर 2 ये 4 ये 6 और ये 8, मीन्स उसके अंदर हम उस एलिमेंट्स की क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। बट बेटा डिटरमिनेंट के केस में हम ऐसा नहीं करेंगे। डिटरमिनेंट के केस में हम पूरे डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करेंगे, हम एक स्पेशल रो को या स्पेशल कॉलम को बताएंगे। और भाई हम इस कॉलम में या इस रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, वो चीज़ हमें वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे अगर ये वैल्यू है, अगर हम इसको डिटरमिनेंट मान लें, अब ये आपके पास क्या डिटरमिनेंट ए है, अब हमें ज़रूरत है इसके अंदर मल्टीप्लाई करने की, तब हम यहाँ से क्या करेंगे भाई, इसकी एक रो को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इसको लिखेंगे कि भाई हमने इसकी एक रो को दोनों साइड से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे कि 2i ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, पहली रो को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 4 3 4, ये वैल्यू आपकी क्या रहेगी बेटा, एज इट इज रहेगी, बाकी में इसके अंदर चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद की जो बात है कि भाई अगर मान लिया जाए किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर, किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर, अगर किसी भी रो के अंदर या किसी भी एक कॉलम के अंदर, किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में अगर सारी की सारी एंट्री जीरो हो जाती है, सारी की सारी, एक आध से काम नहीं चलेगा। मान लिया जाए कि आपके 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है 0 0 5 7, अब ये है, अब इसका डिटरमिनेंट आपको एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है, इसकी वैल्यू से डिलीट दो, क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 3/3 का मान लिया जाए 0 5 3 0 0 0। अब इस रो में तो 2 जीरो थी, लेकिन इस रो में तो तीनों जीरो है, तीनों जीरो, जिसको एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा क्या कर देंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0 वैल्यू आ जाएगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट है भाई आपका बाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने मैट्रिसेस के बारे में कुछ स्पेशल मैट्रिसेस पढ़ी थी, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
अगर उन मैट्रिसेस का अगर आपसे कोई डिटरमिनेंट पूछे ना, तब आप क्या करोगे? तो बेटा वहां पे आपको एक्सपेंशन की जरूरत ही नहीं है, वहां पे आपको एक्सपेंशन की जरूरत ही नहीं है। अगर मान लिया जाए आपको डिटरमिनेंट निकालना ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, ट्रायंगुलर का हो, स्केलर मैट्रिक्स का हो, या डायगोनल का मैट्रिक्स का हो, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हो, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हो, तो इन सभी का जो डिटरमिनेंट है वो किसके बराबर आएगा? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। अगर भाई जो भी उसके डायगोनल एंट्रीज है ना, उन सभी की क्या कर दो आप? प्रोडक्ट कर दो, वो वैल्यू आपकी क्या दे देगी? डिटरमिनेंट दे देगा। फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है भाई आपके पास 1 0 0 2 0 3 1 7 5 3। अब ये वैल्यू है, इसका हमें डिटरमिनेंट, ये आपके पास एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका जब डिटरमिनेंट जब निकालोगे तो इसका डिटरमिनेंट आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा काम है, बिल्कुल ही सिंपल सा काम है बेटा। और बिल्कुल ही सिंपल सा काम क्या है? 1 × 2 × 3 वैल्यू क्या आ गई? 6। अब जो सिर्फ आपके डायगोनल जो एलिमेंट थे ना, हमने उनको सोल्व कर लिया, अब डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर दी, वैल्यू क्या आ गई? 6। दूसरा मान ले डायगोनल मैट्रिक्स का दे दिया, अब डायगोनल मैट्रिक्स है 1 2 3 5। अब कहेगा कि इसकी डिटरमिनेंट बताओ, एक और एक मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बताओ। अब फंस के खड़े हो गए कि डिटरमिनेंट क्या होता है, इसका तो हमें पता ही नहीं। बेटा कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं, ये आपके उसका डायगोनल एलिमेंट है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में, स्केलर मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एंट्री आपकी 0 होती है, सिर्फ डायगोनल एंट्री होती है, इसलिए ये आपकी क्या है? डायगोनल एलिमेंट है। तो आपको कुछ नहीं सोचना कि जो भी वैल्यू है ना, इनकी आप क्या करवा दो? मल्टीप्लाई करवा दो, ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 2 3 6 5 30। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहां तक चलेगा? तो भाई आज की जो अपनी क्लास है वो यहीं पे खत्म होती है। बाकी जो है इसका जो पार्ट बचा हुआ है, अभी इसके अंदर कुछ पार्ट बचे हुए हैं, जैसे माइनर है, कोफैक्टर है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, कुछ एक उसकी प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक आप इस क्लास को अच्छे से पढ़ें। कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो बेटा प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में कमेंट करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।